दोस्तों इस वीडियो में अव्यय हम लोग करने वाले हैं, यानी कि जिसको अविकारी कहते हैं। एसएससी जीडी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है सामान्य हिंदी। यहाँ देखेंगे जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक आदि व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव नहीं पड़ता उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे मैं भी वहाँ जाऊँगा, यहाँ मैं और वहाँ दोनों क्या हैं? अव्यय हैं, यानी कि अविकारी हैं। अविकारी शब्दों के निम्नलिखित भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है समुच्चय बोधक, तीसरा होता है विस्मय आदि बोधक और चौथा होता है सकारात्मक या फिर नकारात्मक अव्यय। पांचवा होता है परसर्ग और छठा होता है निपात। अब एक एक करके देखेंगे। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रवि वहाँ सोता है, वह ध्यान से पढ़ता है। इन वाक्यों में वहाँ और ध्यान से दोनों क्या है? क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण भी क्या होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। चलिए अब एक एक करके समझेंगे। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होते हैं? कि स्थिति और दशा का ज्ञान होता है। आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्थानवाचक स्थिति और दशा का ज्ञान होता है। जैसे पास है, दूर है, भीतर है, ऊपर है, नीचे है, ये सब इत्यादि क्या है? ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए दूसरा दूसरा देखेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें क्रिया के घटित होने का काल पता चलता है, यानी कि कब हुआ है, आज हुआ है, कल हुआ है, परसों हुआ है, सुबह हुआ है, दिन में हुआ है, तत्काल हुआ है इत्यादि। ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है। ग देखेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? निश्चय और अनिश्चय, कारण, निषेध इत्यादि का ज्ञान होता है। जैसे ऐसे, अवश्य, कदाचित, हाँ, क्यों, ठीक इत्यादि क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। से किसी परिमाण का बोध होता है। अब इसके भी क्या है? पांच प्रकार हैं। कौन कौन से? अधिकता बोधक। अधिकता बोधक में क्या होता है? अधिक, बहुत, खूब, अतिशय, अत्यधिक। दूसरा होता है न्यूनता बोधक। न्यूनता का मतलब होता है कि कम, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, कम, जरा, थोड़ा, अत्यल्प इत्यादि क्या है? न्यूनता बोधक है। अब देखेंगे तीसरा, पर्याप्त बोधक। पर्याप्त का मतलब कि बस, केवल, पर्याप्त, काफ़ी इत्यादि, ये क्या है? पर्याप्त बोधक है। चौथा क्या है? तुलनात्मक। तुलनात्मक का मतलब कि तुलना करना, कितना, इतना, उतना इत्यादि, ये क्या है? तुलनात्मक बोधक है। और पांचवा क्या है? श्रेणी बोधक, यानी कि बारी बारी, एक एक, दो दो इत्यादि, ये क्या है? श्रेणी बोधक है। दूसरा देखेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। जिस अव्यय द्वारा एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पद, वाक्यांश या उपवाक्य से जोड़ा जाता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, या, एवं, तथा, किंतु, परंतु इत्यादि, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अब समुच्चय बोधक अव्यय के भेद भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कौन कौन से होता है? संयोजक होता है, विभाजक होता है, प्रतिषेधक होता है, निर्देशक होता है और हेतुक होता है। अब एक एक करके देखेंगे। पहला देखेंगे क, संयोजक। इसमें क्या होता है? जोड़ने या संयोजन का कार्य करने वाले, जैसे और, एवं, तथा, कि, जो, मानो इत्यादि, ये क्या है? संयोजक है। दूसरा विभाजक देखेंगे। विभाजन का कार्य करने वाले, जैसे या, अथवा, चाहे इत्यादि, क्या है? विभाजक हैं। प्रतिषेधक देखेंगे। दो पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों के बीच विरोध व्यक्त करने वाले, जैसे
जैसे पर, परंतु, किंतु, मगर, ये सब क्या है? प्रतिषेधक हैं। ग देखेंगे, निर्देशक। निर्देशन का कार्य करने वाले, जैसे अर्थात यानी, यदि, तो इत्यादि क्या है? निर्देशक हैं। हेतुक देखेंगे, कारण को स्पष्ट करने वाले, जैसे क्योंकि, इसलिए, फलस्वरूप, फलतः, नहीं तो इत्यादि क्या है? हेतुक है। अब तीसरा देखेंगे, विस्मयादिबोधक अव्यय। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध इत्यादि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द को क्या कहेंगे? विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। जैसे शाबाश, वाह, अरे, हाय, उफ, ये सब क्या है? विस्मयादिबोधक है। ठीक है। चौथा देखेंगे, सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय। स्वीकृति या सहमति का ज्ञान कराने वाले अव्यय सकारात्मक अव्यय एवं अस्वीकृति या असहमति का ज्ञान कराने वाले अव्यय को क्या कहेंगे? नकारात्मक अवयव कहते हैं। जैसे हाँ जी, अवश्य इत्यादि क्या है? सकारात्मक है। जबकि न करना, हाँ ना करना इत्यादि क्या है? नकारात्मक अवयव है। पांचवा देखेंगे, संबंध बोधक या परसर्ग अवयव। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताने के लिए उनके बाद लगने वाले अव्यय संबंध बोधक या परसर्ग अवयव कहलाते हैं। जैसे ने, को, के लिए, पर आदि क्या है? परसर्ग अव्यय है। छठा देखेंगे, निपात अव्यय। हिंदी में किसी पद पर विशेष विशेष जोर देने के लिए उस पद के बाद प्रयुक्त होने वाले अव्यय भी हैं, जिन्हें जिन्हें निपात कहा जाता है। इसके उदाहरण देखेंगे, यथा, भी, तो, मात्र, केवल, ये तक इत्यादि क्या है? निपात अव्यय है। अब यहाँ देखेंगे, वाक्य के अंग। प्रत्येक वाक्य के प्रमुख दो अंग होते हैं। कौन कौन से? कर्ता और क्रिया। कर्ता के विस्तार को उद्देश्य और क्रिया के विस्तार को क्या कहेंगे? विधेय कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहलाता है, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण देखेंगे कि माघ मेले में स्नान करने गई गई बुढ़िया डुबकी लगाते ही डूब गई। तो स्नान करने गई तो ये क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। डुबकी लगाते ही डूब गई तो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, जिस वाक्य में केवल एक ही विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे आलोक खाना बनाता है। मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? इसमें एक सरल उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित सरल उपवाक्य होते हैं, तथा आश्रय या आश्रित उपवाक्य अभाव में अर्थपूर्ण नहीं होता है। जैसे यदि मैं नौकरी पाया होता तो आज मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। ग, संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे आलोक ने खाना बनाया, फिर हम सब ने मिलकर खाना खाया और सो गए। संयुक्त वाक्य में और हो गया, अथवा हो गया, लेकिन, किंतु, परंतु, नहीं तो समुच्चय बोधक योजक अवयव का प्रयोग होता है। कभी कभी योजक अनुपस्थित भी रहता है। जो समुच्चय बोधक है वो क्या होता है? कभी कभी अनुपस्थित भी होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? संयुक्त वाक्य हो जाता है। आगे देखेंगे, क, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? विधानार्थक वाक्य। ऐसे वाक्य से किसी क्रिया
ऐसे वाक्य से क्रिया द्वारा कार्य होने की जानकारी मिलती है, जैसे लड़की गाना गाती है। क्या देखेंगे, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया होने का निषेध हो उसे वाचक वाक्य कहते हैं, जैसे लड़की ने गाना नहीं गाया। आगे देखेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाए उस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे रीना क्या बना रही है। आज्ञार्थक वाक्य। किसी को आदेश, आज्ञा या उपदेश देने वाले वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे खाना बनाओ इत्यादि क्या है, आज्ञार्थक वाक्य हैं। आगे देखेंगे संदेहार्थक वाक्य। संदेह, शंका, संभावना को व्यक्त करने वाले संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं, जैसे शायद पुष्पा खाना बना रही होगी। ये क्या है, संदेहार्थक वाक्य हैं। जो देखेंगे इच्छार्थक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त किया जाता है उसे इच्छार्थक वाक्य कहते हैं, जैसे चलो खाना खाएं। संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य से कोई संकेत या शर्त व्यक्त होता है उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, जैसे यह आदमी ठीक हो जाता तो यहाँ से चला जाता। आगे देखेंगे विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मय, हर्ष, शोक, प्रसन्नता, विषाद इत्यादि को व्यक्त करने वाले वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं, जैसे क्या वह आगरा जा रहा है। आगे देखेंगे काल। जिससे किसी कार्य, व्यापार के संचालन का समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है उसे क्या कहेंगे, काल कहते हैं। काल के भी तीन भेद होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल, जब क्रिया के व्यापार की निरंतरता हो तो वहाँ वर्तमान काल होता है, अर्थात क्रिया आरंभ हो चुकी हो किंतु समाप्त न हुई हो। वर्तमान काल के 5 प्रकार हैं। पहला कौन सा है, सामान्य वर्तमान। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। तीसरा है पूर्ण वर्तमान। चौथा है संभाव्य वर्तमान और पांचवा है संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान कौन क्या है, जब क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाए तो वहाँ सामान्य वर्तमान होता है, जैसे वह खाता है। तात्कालिक वर्तमान, जब यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में ही हो रही है तो वहाँ तात्कालिक वर्तमान होता है, जैसे मैं विद्यालय जा रहा हूँ। यहाँ ध्यान देने बात यह है कि सामान्य वर्तमान में जहाँ क्रिया का प्रारंभ हो चुकने के बाद तथा पूर्ण होने के पूर्व का वर्णन होता है, वहीं तात्कालिक वर्तमान में उसी क्षण का वर्णन होता है। तीसरा देखेंगे पूर्ण वर्तमान। जब वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो वहाँ पूर्ण वर्तमान होता है, जैसे महात्मा जी ने प्रवचन दिया। चौथा देखेंगे संभाव्य वर्तमान। जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहती है तो वहाँ संभाव्य वर्तमान होता है, जैसे पुस्तकें लिखी गई होंगी। पांचवा है संदिग्ध वर्तमान। जब क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो किंतु उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो तो वहाँ क्या होगा, संदिग्ध वर्तमान होता है, जैसे ट्रेन आती होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संदेह तो प्रकट हो रहा है लेकिन क्या है, संदेह नहीं है, ट्रेन आती होगी। भूतकाल में देखेंगे जिस क्रिया से कार्य की समाप्ति हो उसे क्या हो, भूतकाल क्रिया कहते हैं, जैसे वृद्ध व्यक्ति आया था, यानी कि व्यक्ति क्या था, आया था आगे चला गया था। भूतकाल के 6 प्रकार हैं, कौन कौन से, सामान्य भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण, आसन्न, संदिग्ध और हेतुमत भूत। सामान्य में देखेंगे कि जब भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ पर सामान्य भूत होता है, जैसे बस गई, ठीक है। पूर्ण भूत देखेंगे जब किसी क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है
क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत गया है, तो वहाँ पर क्या होगा, पूर्णभूत होगा। जैसे श्री कृष्ण ने कब कंस का वध किया था, ठीक है। अपूर्णभूत जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति की अवधि का पता न चलता हो, तो वहाँ क्या होता है, अपूर्णभूत होता है। जैसे किसान खेतों में सिंचाई कर रहे थे। चौथा आसन्नभूत, इससे क्रिया की समाप्ति निकटभूत में या तत्काल ही सूचित होती है। जैसे मैंने अखबार पढ़ा है। संदिग्धभूत, जब यह संदेश बना रहे हैं कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं, तो वहाँ क्या होगा, संदिग्धभूत होगा। जैसे पिताजी जगे होंगे। छठा है हेतु हेतु मदभूत, जब यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होनी थी परंतु किसी कारणवश न हो सकी, तो क्या होगा, हेतु हेतु मदभूत होगा। जैसे मैं पढ़ता। आगे देखेंगे भविष्यत काल। भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे मैं कल अहमदाबाद जाऊंगा। भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं, सामान्य, संभाव्य और हेतु हेतु मद भविष्य। सामान्य भविष्य देखेंगे, जब यह प्रतीक होता है कि क्रिया सामान्यतः भविष्य में होगी, तो वहाँ सामान्य भविष्य होता है। जैसे मैं पीसीएस अधिकारी बनूंगा। दूसरा संभाव्य भविष्य, जब भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना व्यक्त की जाती है, तो वहाँ संभाव्य भविष्य होता है। जैसे संभावना है कि भारत की जनसंख्या जल्दी ही चीन की जनसंख्या से अधिक हो जाएगी। हेतु हेतु मद भविष्य, जब एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर हो, तो वहाँ हेतु हेतु मद भविष्य होता है। जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे तब उचित वार्ता होगी। तो ये क्या है, ये हेतु हेतु मद भविष्य के उदाहरण हैं। आगे देखेंगे, कुछ प्रश्न देख लेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। दूसरा, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति डैश पाई जाती है। वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। तो क्या हो जाएगा, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति क्या पाई जाती है, निर्लिप्तता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों से देखी घटना है, यह आंखों द्वारा देखी गई घटना है, या फिर यह आंखों द्वारा देखी सुनी घटना है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। शेष क्या है, शेष विकल्प त्रुटिपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है। चौथा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। शेष विकल्प क्या है, प्रमुख विचित्र अलौकिक एवं दैवी शक्ति का शब्द का प्रयोग उचित नहीं होगा। तो ये क्या है, शेष आपके गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, या फिर दही खटाई है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि दही शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है।
हिंदी के बहुधा इक्रांत शब्द जैसे गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप पानी, घी, दही, मोती आदि शब्द पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? दही खट्टी है, नहीं, दही खट्टा है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? राइट उत्तर हो जाएगा डी, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। चूँकि इस वाक्य में हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है, अतः गए के स्थान पर गया होगा। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार है कि प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। इसे इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट उत्तर हो जाएगा बी, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, या फिर गुरु जी आ रहे हैं। आपका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संप्रदान कारक पूछ रहा है, संप्रदान कारक कौन सा होगा? जब किसी को कुछ दिए जाने का बोध होता है तो वहाँ पे क्या होता है? संप्रदान कारक होता है। तो यहाँ देखेंगे, किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है, किसी को कुछ दिए जाने का बोध होता है, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। आगे देखेंगे, जहाँ पर किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है वहाँ क्या होगा? तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तुलसीदास के रामचरितमानस में किस कारक का प्रयोग हुआ है? तो कौन सा कारक है? संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो अभी आपने पढ़ा, काल 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। चलिए आगे देखेंगे। मैं पढ़ रहा था वाक्य में किस काल का वर्णन हो रहा है? तो इसमें क्या हो रहा है? तात्कालिक वर्तमान का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? दी के शब्द में ऑप्शन जो डी है, अत्यधिक शुद्ध वर्तनी है। बाकी क्या है? अशुद्ध। बाकी क्या है? शेष वर्तनी अशुद्ध है। इनकी वर्तनी शुद्ध वर्तनी कैसी होगी? जैसे आधीन का नहीं, आधीन का क्या होता है? अधीन होता है। व्यवहारिक का क्या होता है? व्यावहारिक होता है। ठीक है। मिष्ठान ऐसे नहीं होता है, मिष्ठान का मिष्ठान होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आनुषंगी क्या है? सही शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, परीक्षा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अनुगृहित। दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट सामान्य हिंदी के प्रश्न।